हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ फाइव। आज हम लेके आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। लास्ट दो लेक्चर्स तक हमने चार्ज क्या होता है, चार्जिंग के मेथड्स क्या होते हैं और चार्जिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। सो कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ बातें हमें जान लेनी चाहिए। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। सो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इट इज an एक्सपेरिमेंटल लॉ। पहला कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ ये कहता है कि मान लो आपके पास कोई दो पॉइंट चार्जेस है। मान लो आपके पास कोई दो पॉइंट चार्जेस है जो कि आर डिस्टेंस पर है, जो कि आर डिस्टेंस पर है। तब ये दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो हमारा K है, ये जो हमारा K है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर हम इसे बोलते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट। सो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये यहां पे जो K है, इस K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस K की चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। पहले कूलम्ब लॉ पे कुछ अच्छी अच्छी बातें और कर लेते हैं। सो इसे आप नोट करिए। हमारे पास फोर्स आया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पहली बात, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। ये जो लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल है। तो अगर हमारे पास एक्सटेंडेड सिस्टम होगा, मान लो हमारे पास लंबी रोड हुई, रिंग हुई, तब हम कैसे निकालेंगे? तब हम उसमें छोटा सा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट वगैरह करके निकालेंगे फोर्स। दूसरी बात, ये जो फोर्स है वो कैसा है? वो एक सेंट्रल फोर्स है। दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। अभी सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि Q1 Q2 से निकलने वाली लाइन के अलोंग लगे। ये बात हम मास के लिए भी कह सकते हैं कि दो मासेस से निकलने वाली लाइन के अलोंग अगर फोर्स लगेंगे तब वो भी फोर्स सेंट्रल फोर्स होगा। हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है जो कि लाइन ज्वाइनिंग अलोंग Q1 Q2 के एक्ट करता है। सो दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स बिकॉज
it acts along the line joining two charges. सिंस ये एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स के लिए हम एक बात जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. सेंट्रल फोर्स आर ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स. सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्बिक फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है. आप इसे नोट करिए, फिर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है. मान लो इस Q1 चार्ज को हम फिक्स रखते हैं और इस Q2 चार्ज को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाते हैं. इसको हम ऐसे वेलोसिटी देते हैं और इस चार्ज को हम फिक्स रखते हैं. अब इस Q2 पे लगने वाला फोर्स होगा ऐसे और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वर्क डन की वैल्यू आएगी 0. अब मान लो ये Q2 चार्ज इधर पहुंचा, तो इस Q2 चार्ज पे ये Q1 लगाएगा फोर्स ऐसे और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ऐसे. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर. मान लो हमारी चार्ज Q2 घूमते घूमते इधर आया, Q1 चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो होगा कुछ ऐसे और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर. मान लो Q2 चार्ज घूमते घूमते इधर आया, ये Q1 चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो ऐसे और डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ऐसे. सो हम देख रहे हैं कि यहां पे भी वर्क डन 0, यहां पे भी वर्क डन 0, यहां पे भी वर्क डन 0. मतलब अलोंग ए क्लोज लूप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन है वो 0 है. सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्बिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है. सो अब आप इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं. सिंस जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्बिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है. हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स था, तो हमने उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी. सो इधर हम डिफाइन कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक force is conservative force, so potential energy is defined for electrostatic force. सिंस जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड होगी किसके केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में. एक और बात, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस कंजर्वेटिव फोर्स. So, in the absence of external force, angular momentum is conserved.
एंगुलर मोमेंटम फॉर वन पार्टिकल with respect to for one charge with respect to another charge is constant in two charge system. सिंस जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो एंगुलर मोमेंटम होगा एक चार्ज का अनदर चार्ज के रेस्पेक्ट में वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड होगा तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं इन केस ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इसके हम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद में या अगले लेक्चर में, तब तक आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं और के पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अब आप हेडिंग लगाइए चर्चा ऑन के। अब आप लोग हेडिंग लगाइए चर्चा ऑन के। हमारा जो फोर्स आया था वो आया था के Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ के की। यूनिट ऑफ के क्या है हमारा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हमें इसका यूनिट पता चल गया तो हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। न्यूटन की डायमेंशन mL/t-2, मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर की I²T²। सो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं m1L3T-4 I-2। हमने के की यूनिट और डायमेंशन पे चर्चा कर ली, और ये जो के होता है वो होता है 1/4πε0। ये जो ई है इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, या इसका एक और नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सिंस हमें के की वैल्यू पता है, हमें 4π की वैल्यू पता है, हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पता चल गई। यूनिट क्या है इसकी? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी? इसकी डायमेंशन होगी I²T² mL/T-2 इसकी डायमेंशन जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगी m-1L-3T4 I2। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन एक बार जेईई मेंस ने पूछ रखी है शायद 2 या 3 साल पहले। हमें के पे इतनी सी ही चर्चा करनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसे नोट करिए। अब हम बात करते हैं कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करते हैं कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लो ये हमारे पास कोई चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है,
इसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे x1 y1 z1 और इसके दे रखे x2 y2 z2 मीटर। हमें निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म। हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो ये हमें आर वेक्टर दे रखा है, सो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम किससे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर से। सो हम लिख देंगे आर कैप। इसको हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइड बाई में मोड आर। इसको हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइड बाई में आर क्यूब आर वेक्टर। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कि जो आर वेक्टर होगा उसका हेड कहां पे होगा और उसकी टेल कहां पे होगी। सो आर वेक्टर का जो हेड होगा वो वहां पे होगा जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है। हेड होगा वहां पे जिस चार्ज पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, और टेल कहां पे होगी? जिस चार्ज की वजह से करना है, वहां पे होगी इसकी टेल। जिस चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है। इस आर वेक्टर का हेड होगा जिस चार्ज पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, टेल होगी जिस चार्ज की वजह से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। यहां पे जो Q1 और Q2 है उसे हमें साइन के साथ रखना होगा। Q1 एंड Q2 का हमें विथ साइन रखना होगा। माइनस है तो माइनस रखना होगा, प्लस है तो प्लस रखना होगा। अब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मान लो हमारा ये Q हुआ माइनस Q चार्ज, माइनस Q हुआ, सो ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा। अगर हमारा कोई एक चार्ज नेगेटिव हुआ और दूसरा पॉजिटिव हुआ, सो जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा? जो हमारा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी पैरेलल होगी किसके? टू आर वेक्टर। अगर हमारा दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड हुए, माइनस माइनस हुए या प्लस प्लस हुए, तो मान लो ये प्लस प्लस हुए तो Q2 पे लगने वाला फोर्स होगा ऐसे, जो कि सेम होगा आर वेक्टर की डायरेक्शन के। अगर हमारे पास दोनों चार्ज सेम नेचर के हुए तो जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा? हमारा जो फोर्स होगा वो पैरेलल होगा किसके? आर वेक्टर के। अगर मान लो नेगेटिव नेगेटिव हुए दोनों, तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और Q2 पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, जो कि क्या होगा? पैरेलल होगा आर वेक्टर के। सो इतना आपने नोट कर लिया होगा। मान लो ये दोनों हमें पॉजिटिव चार्ज दे रखे, हमें निकालना है फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 1। ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। हम लिखेंगे K Q1 Q2 को साइन के साथ डिवाइड बाई में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तो आ गई हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू, और हम लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप
प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप डिवाइड बाई में अंडर रूट ऑफ इस वेक्टर का मॉड जो कि होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब अगर हमें फोर्स ऑन वन कैलकुलेट करना है ड्यू टू टू, सो ये तो होगा हमारे पास सेम। मान लो मैं इसको नाम दे दूं लैम्डा, सो ये तो होगा हमारे पास लैम्डा। ये यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर होके ओवरऑल पॉजिटिव टर्म में आ जाएगी। हमारे पास चेंज होगा आर वेक्टर में। आर वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, x1 माइनस x2 आई कैप y1 माइनस y2 जे कैप z1 माइनस z2 के कैप डिवाइड बाय में मॉड्यूलस ऑफ अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। सो आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, मान लो ये हमारे पास कोई चार्ज Q है, यहां पे चार्ज Q1 है, ये Q1 इस Q पे फोर्स लगाएगा इधर, F1। अब मान लो हमारे पास कोई चार्ज Q इधर है, Q2, वो इस Q पे फोर्स लगाएगा इधर F2। मान लो हमारे पास कोई चार्ज Q3 इधर है, वो हमारा फोर्स लगाएगा इधर Q3। अब इस Q चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा मान लो F, वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास F वेक्टर, F नेट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। इनका वेक्टर सम हमें देगा नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q। अब एक और बात कर लेते हैं, जो फोर्स Q1 ने Q पे लगाया, जो फोर्स Q1 ने Q पे लगाया वो फोर्स इंडिपेंडेंट होगा जितना फोर्स Q3 या फिर Q2 ने इस पे लगाया। सो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज की या छोटे चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है। सो एक बार वापस, जितना फोर्स Q1 ने Q पे लगाया, जितना फोर्स Q1 ने Q पे लगाया वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि Q2 और Q3 ने इस पे कितना फोर्स लगाया। सो हमारे पास जो इस चार्ज पे F नेट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। सो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर कूलम्ब लॉ के क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे वाले।